स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों 3 दिसंबर 1984 रात के 12 बजे से थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में गिनी जाती है। अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड की पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक होने लगी। रात भर ये पॉइजनस गैस हवा में फैलती रही और लोगों को पता भी नहीं चला कि उनकी मौत उन्हीं के बीच आ चुकी है। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3,787 लोग तो तुरंत मर गए, लेकिन असली आंकड़ा 15,000 से भी ज्यादा माना जाता है और लाखों लोग आज तक भी इसकी वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब इस ट्रेजेडी के बाद भारत में एक बड़ा डिबेट शुरू हुआ कि अगर भारत में कोई इंडस्ट्रियल या न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो उसकी लायबिलिटी यानी कि जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए, सरकार की या प्राइवेट कंपनीज की। अब इसी डिबेट के चलते साल 2010 में सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट यानी कि CLNDA बनाया गया, जिसका मकसद यह था कि अगर कभी न्यूक्लियर प्लांट में एक्सीडेंट हो तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि फॉरेन सप्लायर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब ये लॉ एक तरह से इंडिया की सेफ्टी को इंश्योर करता है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि यही लॉ इंडिया को एक न्यूक्लियर सुपर पावर बनने से भी रोकता है? जी हां दोस्तों, इंडिया में एक ऐसा कानून है जो इंडिया की टोटल एनर्जी को न्यूक्लियर पर शिफ्ट करने से सालों से रोके हुए है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने खुद को एक न्यूक्लियर सुपर पावर बनाने की शुरुआत तो आजादी के समय से ही कर दी थी, जिसे खुद हमारे डॉक्टर होमी जे भाभा लीड कर रहे थे। उन्होंने इंडिया में न्यूक्लियर पावर जनरेशन का एक ऐसा टारगेट रखा था जो अगर पूरा हो जाता तो आज इंडिया दुनिया के टॉप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में शामिल होता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आज रियलिटी यह है कि इंडिया अपने टोटल 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ सिर्फ 8180 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जबकि डॉक्टर भाभा ने यह टारगेट 80s तक ही सेट कर दिया था। अब इससे आप समझ सकते हैं कि आज इंडिया अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में 1-2 साल नहीं बल्कि 45 साल पीछे चल रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन है न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई का ना होना। दुनिया के वो देश जो इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल के लिए जरूरी यूरेनियम सप्लाई कर सकते हैं, वो आज इंडिया के सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट की वजह से खुद को इंडिया के साथ कोई भी न्यूक्लियर डील करने से अलग रखते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया US न्यूक्लियर डील का है, जो साल 2007-8 में डॉक्टर मनमोहन सिंह और US प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश के बीच हुई थी, जिसके बाद ऐसा लगा कि इंडिया इस दिशा में बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन फिर साल 2010 में आए कानून ने इस डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये लॉ तो 2010 में आया, फिर भी इंडिया 1980s तक क्यों नहीं अपनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को स्पीड अप कर पाया? हियर कम्स द सेकंड हर्डल, और वो भी कुछ और नहीं बल्कि एक और एक्ट यानी कि कानून है, और वो एक्ट है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। अब इस लॉ के मुताबिक इंडिया में सिर्फ सरकारी कंपनी NPCIL ही न्यूक्लियर पावर प्लांट चला सकती है और प्राइवेट सेक्टर को यहां काम करने की पूरी तरह से छुट्टी नहीं दी गई। अब जो ये लॉ है ये साल 2015 तक ऐसे ही चलता रहा और 2015 में इसकी एक अमेंडमेंट करी गई, जिसके बाद हमने प्राइवेट कंपनीज को कुछ हद तक अलाउ करा, लेकिन उनके लिए शर्त यह रखी गई कि अगर आपको भारत में न्यूक्लियर एनर्जी में आना है तो आपको हमारी सरकारी कंपनी NPCIL के साथ जॉइंट वेंचर बना के ही आना होगा, यानी कि आपके लिए प्योर ओनरशिप भारत में अलाउड नहीं है। अब अगर हम अमेरिका का एग्जांपल लें तो वहां न्यूक्लियर एनर्जी प्राइवेट कंपनी चलाती हैं, लेकिन इंडिया में उन्हें सिर्फ सप्लायर की तरह काम करना पड़ता है। यह भी एक मेजर हर्डल है जो इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को डीएक्सेलरेट करता है। अब बिना न्यूक्लियर डील और न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई के इंडिया के लिए यह पूरा प्रोसेस बहुत मुश्किल होता गया। यही रीजन है कि अभी रिसेंटली यूनियन बजट स्पीच के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भारत को एक न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में एक्सेल करवाने के लिए इन दोनों लॉज को रिलैक्स करने की बात की है। ऐसे में एक तरफ इंडिया न्यूक्लियर सेफ्टी को इंश्योर करना चाहता है और दूसरी तरफ हमें अपने क्लीन एनर्जी के टारगेट्स को भी पूरा करना है, जिसके लिए हमें इन लॉज को रिलैक्स करना पड़ेगा, जिससे हम दूसरी कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर एनर्जी में कोऑपरेट कर सकें। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जहां हम अपने भारत की न्यूक्लियर जर्नी को जानेंगे, डॉक्टर होमी जे भाभा जैसे महान साइंटिस्ट की एक छोटी सी लैब से शुरू किए गए इंडिया के न्यूक्लियर सफर को समझेंगे और लास्ट में एनालिसिस करेंगे कि प्रेजेंट भारत को क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी हिस्ट्री से। दोस्तों 1940s का दौर था। एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में दुनिया एक नए युग में दाखिल हो रही थी और वो थी एटॉमिक एज। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बॉम्ब्स ने दुनिया को यह दिखा दिया था
कि जो देश न्यूक्लियर पावर कंट्रोल करेगा वही दुनिया पे राज करेगा, जिसमें हर कोई देश चाह रहा था कि सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स उसी के पास हो। अब दूसरी तरफ हमारा भारत नया नया आजाद होने वाला था और एक बड़ा सवाल था कि हम अपनी सुरक्षा के लिए इतने मजबूत बन सकते हैं कि कोई दुश्मन हमारी तरफ बुरी नजर से ना देखे। और इस सवाल का जवाब एक आदमी के सपने में छुपा था, और वो आदमी थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, एक साइंटिस्ट जिसका सपना था कि भारत को सुपर पावर बनाना है। होमी जे भाभा एक जीनियस साइंटिस्ट थे। उनका जन्म 1909 में एक पारसी फैमिली में हुआ जो काफी वेल एजुकेटेड थी। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिजिक्स की पढ़ाई करी और उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट जैसे कि नील बोर और एनरिको फर्मी के साथ वो काम कर चुके थे। अब देखिए, डॉक्टर भाभा की जिंदगी बहुत कंफर्टेबल चल रही थी, लेकिन फिर आई वर्ल्ड वॉर 2 1939 में, जिसकी शुरुआत हुई। तब भाभा यूरोप में ही थे, लेकिन वॉर की वजह से उन्हें भारत वापस आना पड़ा। यहां आके उन्होंने देखा कि भारत में न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक रिसर्च पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहीं से उनका सपना शुरू हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर भारत को एक पावरफुल देश बनाना है तो हमें अपनी न्यूक्लियर रिसर्च शुरू करनी होगी। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल था कि इस रिसर्च के लिए पैसा कहां से आएगा। तो पैसों के लिए होमी भाभा ने 1944 में JRD टाटा को एक लेटर लिखा, जो उस वक्त टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि अगर भारत को साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पावर बनाना है तो हमें एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट की जरूरत है। अगर टाटा ट्रस्ट मुझे पैसे दे तो मैं ये काम शुरू कर सकता हूं। टाटा, जो हमेशा नए आइडियाज और देश की प्रोग्रेस को सपोर्ट करते थे, उन्होंने इसके लिए हां कर दी। और ये वही फंडिंग थी जिससे 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR की शुरुआत हुई। यही वो पहला कदम था जो भारत को एक न्यूक्लियर पावर बनाने के सफर पर ले चला। लेकिन प्रॉब्लम अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई थी दोस्तों। न्यूक्लियर पावर के लिए एक और चीज चाहिए थी, और वो था उसका फ्यूल, यूरेनियम या थोरियम। अब बिना इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियर एनर्जी का सपना अधूरा रह जाता। अब भाभा ने रिसर्च करी तो एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया कि भारत के केरला और तमिलनाडु के बीचेस पर एक खास टाइप की सैंड मिलती है जिसे मोनाजाइट सैंड बोला जाता है, जो थोरियम से भरी होती है। अब इसका मतलब था कि भारत के पास अपनी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए एक नेचुरल रिसोर्स ऑलरेडी है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस वक्त ये एरियाज ट्रेवेनकोर में थे, और ट्रेवेनकोर एक प्रिंसली स्टेट था जो ऑफिशियली आजाद भारत का हिस्सा नहीं बना था। ब्रिटेन, जो दुनिया की हर वैल्यूएबल चीज पर कब्जा करना चाहता था, इस मोनेजाइट सैंड पर भी नजर जमा चुका था। ब्रिटिश साइंटिस्ट जानते थे कि यह सैंड एक न्यूक्लियर गोल्ड माइन है, और अगर भारत को इस पे कब्जा मिल गया तो फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ट्रेवेनकोर के राजा श्री चिथिरा थिरुनल बालराम वर्मा को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि वो उनके साथ एक माइनिंग डील साइन कर ले, जिसमें वो मोनाजाइट सैंड डायरेक्ट यूके को एक्सपोर्ट करेंगे ताकि भारत इससे यूज ना कर सके। और अगर ये डील हो जाती तो भारत का न्यूक्लियर फ्यूचर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन इसी वक्त पंडित नेहरू और होमी जे भाभा ने एक डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक मारा। उन्होंने ट्रेवेनकोर के राजा से एक सीक्रेट डिप्लोमैटिक मीटिंग करी। भाभा ने राजा को समझाया कि भारत के पास यूरेनियम रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन थोरियम हमारे पास इतनी मात्रा में है कि अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो भारत न्यूक्लियर सुपर पावर बन सकता है। अब नेहरू ने राजा से कहा कि आप जो भी फैसला ले रहे हैं वो सिर्फ ट्रेवेनकोर की रियासत का नहीं बल्कि पूरे भारत के फ्यूचर को तय करेगा। ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि ये सैंड उनके हाथ लगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारी ताकत बन सकती है। अगर आप ये सैंड भारत को देते हैं तो ये सिर्फ एक माइनिंग डिसीजन नहीं होगा, ये एक देशभक्ति का फैसला होगा जो भारत की तकदीर लिख सकता है। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। राजा ऑफ ट्रेवेनकोर, जो पहले इस डिसीजन को लेकर अनश्योर थे, नेहरू और भाभा की बात से वो कन्विंस हो गए। उन्होंने ब्रिटेन से माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया और मोनाजाइट सैंड्स भारत के कंट्रोल में आ गई। ये एक साइलेंट डिप्लोमैटिक विक्ट्री थी जो न्यूक्लियर वॉर जीतने से कम नहीं थी। और फिर शुरू होता है भारत का न्यूक्लियर सफर। अब सब कुछ सेट था, फंडिंग टाटा ने दे दी, रिसर्च सेंटर भाभा ने बनाया और न्यूक्लियर फ्यूल राजा ऑफ ट्रेवेनकोर की वजह से सिक्योर हो गए। अब इसके बाद 1950s में IREL यानी कि इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड बनाई गई, जो मोनाजाइट सैंड को प्रोसेस करने और थोरियम एक्सट्रैक्ट करने के काम में लग गई। ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी भारत के रेयर अर्थ और न्यूक्लियर मटेरियल्स के लिए काम करती है। 1954 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की स्थापना हुई, जिसमें न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर बॉम्ब्स दोनों पर काम शुरू हुआ। सिर्फ 2 साल बाद ही 1956 में भारत ने अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च किया, जो एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना। अब भारत का सपना एक कदम और आगे बढ़ चुका था। अब सिर्फ एक चीज बची थी, अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। लेकिन समस्या यह थी कि रिएक्टर बनाना एक बात थी,
लेकिन असली ताकत तब आएगी जब भारत के पास अपना न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। हमें जल्दी ही इसका एहसास 1962 में हुआ, जब चाइना ने हम पर युद्ध थोप दिया। अब 1965 में पाकिस्तान से भी जंग हो गई। अब चाइना ने 1964 में अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। भारत ने देखा कि अगर हमने भी न्यूक्लियर पावर डेवलप नहीं की तो हम हमेशा किसी न किसी दबाव में रहेंगे, क्योंकि शांति तभी रखी जा सकती है जब आपके अपने पास ताकत हो। अब भारत के इस न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के डिसीजन की वजह से ही 1966 में दो ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से हम आज भी 45 इयर्स पीछे हैं। 24 जनवरी 1966 लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के एग्जैक्ट 13 दिन बाद होमी जे भाभा एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 101, जिसका नाम कंचनजंगा है, उस पर बॉम्बे से जिनेवा जा रहे थे, जहां यूएन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मीटिंग में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर उन्हें स्पीच देनी थी। अब बोइंग 707 की फ्लाइट के ये पायलट सुबह एग्जैक्ट 7:03 पे स्विट्जरलैंड के मॉन्ट ब्लैंक के पास कंट्रोल टावर को एक रेडियो मैसेज करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म करिए, ये पीक्स कहां से आ गई। और कुछ ही सेकंड्स बाद प्लेन का रडार सिग्नल गायब हो जाता है। अब प्लेन जो 15,000 फीट ऊपर उड़ रहा था, एल्प्स के रोशर्स दाली तुर्मिना ग्लेशियर से टक्कर करके होमी जे भाभा के साथ साथ 117 लोगों की जान ले गया। अब भाभा के साथ साथ उनका एक ब्रीफकेस भी था जो आज तक उनकी डेथ के बाद किसी को नहीं मिला। और इसी ब्रीफकेस में कहा जाता है कि इंडिया के सब टेरेनियन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रोजेक्ट 1974 के स्माइलिंग बुद्धा का ब्लूप्रिंट भी था, जो आज तक किसी को भी ऑब्टेन नहीं हुए। ऑफिशियल स्विस रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने माउंटेन रेंज की डिस्टेंस गलत कैलकुलेट कर ली, पर एक्सपर्ट्स के अनुसार यहां दो और एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। दरअसल 1950 में भी एक एयर इंडिया एयरक्राफ्ट मालाबार प्रिंसेस इसी पहाड़ी एरिया में क्रैश हुआ था, मगर 2017 में स्विस क्लाइंबर डैनियल रॉश ने जब यह जगह एक्सप्लोर करी तो उसे कुछ ऐसे रिमेन्स मिले जो किसी एक नहीं दोनों क्रैशेस से जुड़े हो सकते हैं। रोशे को एक जेट इंजन और कुछ ह्यूमन रिमेन्स में मिले। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि रॉश का मानना था कि यह क्रैश एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक और एयरक्राफ्ट के साथ टकराने का नतीजा था। उनका कहना था कि अगर कंचनजंगा माउंटेन से टकराया होता तो एक बड़ा एक्सप्लोजन होता, क्योंकि एयरक्राफ्ट में 41,000 टन फ्यूल था। मगर ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब था कि प्लेन किसी और एयरक्राफ्ट से टकराया और क्रैश हो गया, और ऑक्सीजन कम होने की वजह से एक्सप्लोजन हुआ ही नहीं। उनका कहना है कि होमी जे भाभा जो इस प्लेन में सवार थे वो एक सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि इंडिया के एटॉमिक बॉम्ब प्रोग्राम के आर्किटेक्ट थे। अब 1960s में इंडिया ने जैसे ही अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को अग्रेसिवली परस्यू करना शुरू किया था, स्पेशली आफ्टर इंडो चाइना वॉर, तो भारत दुनिया भर की नजरों में आ गया था। लाल बहादुर शास्त्री ने भी भाभा का सपोर्ट किया था और इंडिया के न्यूक्लियर फ्यूचर को एक नए मोड पर ले जाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन यह सब अमेरिका को पसंद नहीं आया। एक किताब है कन्वर्सेशंस विद द क्रो, जो 2008 में पब्लिश हुई। उसमें एक CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्रॉली और जर्नलिस्ट ग्रेगरी डॉगलस के बीच में हुई बातें लिखी गई हैं। इसमें एक शॉकिंग रेवलेशन हुआ। क्रॉली ने कहा कि होमी जे भाभा डेंजरस आदमी था। बिलीव मी, वो वियना जा रहा था और उसके बोइंग 707 के कार्गो होल्ड में एक बॉम्ब फट गया। अब इस बात से यह साबित होता है कि अमेरिका को इंडिया का न्यूक्लियर पावर बनना पसंद नहीं था। 1945 तक सिर्फ अमेरिका के पास एटॉमिक बॉम्ब का टेक्नोलॉजी था, लेकिन 1964 तक सोवियत यूनियन और चाइना भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुके थे। और होमी जे भाभा ने 1964 में कहा था कि वो 18 महीनों में भारत को यह टेक्नोलॉजी हासिल करवा देंगे, जो शायद अमेरिका को डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब दो अजीब बातें और हैं। 13 दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई और इससे लगभग कुछ ही साल बाद दिसंबर 1971 में विक्रम साराभाई की भी डेथ हो गई। और इन दोनों डेथ्स का कारण भी हार्ट अटैक बताया गया, जो आज तक ना तो इनकी ऑटोप्सी हुई और ये मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड बनी हुई है। तो क्या ये सब एक कोइंसिडेंस था? क्या होमी जे भाभा की मौत एक नॉर्मल प्लेन क्रैश थी या फिर एक प्लान्ड असैसिनेशन थी? क्या CIA ने इंडिया के न्यूक्लियर एम्बिशंस को रोकने के लिए एक डेडली गेम खेला? ये सवाल आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बने हुए हैं। लेकिन भाभा की मौत के बाद एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर भाभा जिंदा होते तो इंडिया शायद न्यूक्लियर पावर बनने में और जल्दी आगे होता, और उनकी मौत ने इस प्रोग्राम को 45 साल पीछे धकेल दिया है। लेकिन इतने सेटबैक्स के बाद भी भारत ने अपना काम चुपचाप करा। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरान के रेगिस्तान में एक जबरदस्त परमाणु ब्लास्ट किया गया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। यह दुनिया के लिए एक बड़ा झटका था। भारत, जो हमेशा से शांत और गरीब देश माना जाता था, उसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके सुपर पावर्स को हिला दिया। पर इसका प्राइस भी चुकाना पड़ा। अमेरिका, कनाडा और यूरोप ने भारत पर स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल रही थी उसे बंद कर दिया गया। अमेरिका और उसके अलाइज ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG बनाया, जिसमें यह तय किया गया कि आगे से किसी भी ऐसे देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी
जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि एनपीटी का हिस्सा नहीं होगा। मतलब भारत को ऑफिशियली एक्सक्लूड कर दिया गया। अब एनपीटी वो ट्रीटी है जिसमें यह फैसला किया गया था कि सिर्फ 5 मुल्क यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स होंगे और बाकी देश इसे कभी भी अपना नहीं सकते। मगर जो देश अपनी ताकत पर विश्वास करता है उसे सैंक्शंस रोक नहीं सकते। भारत ने यह फैसला किया कि हम बिना किसी की मदद के खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करेंगे। इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करें तो 1998 पोखरान 2, जब भारत ने दुनिया को छुपाकर परमाणु धमाका कर दिया। 11 मई 1998 भारत की न्यूक्लियर हिस्ट्री का एक ऐसा दिन जो भारत कभी नहीं भूल सकता। पूरे 24 साल बाद जब दुनिया ये मान चुकी थी कि भारत सिर्फ एक पीसफुल न्यूक्लियर पावर है, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक ऐसी चाल चली जो सीआईए और पूरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज बन गई। लेकिन इस मिशन को सक्सेसफुल बनाना कोई आसान काम नहीं था। अमेरिका की सीआईए और दूसरी वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हर वक्त भारत पे नजर रखी हुई थी। उनका पक्का विश्वास था कि अगर भारत दोबारा 1974 जैसे न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो उन्हें तुरंत पता चल जाना चाहिए। लेकिन भारत ने एक ऐसी चतुराई दिखाई जो दुनिया के लिए एक शॉक बन गई। 1995 के आसपास अमेरिका की स्पाई सैटेलाइट्स ने देखा कि पोखरान टेस्ट साइट, जहां 1974 में पहला टेस्ट हुआ था, वहां कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी हो रही है। उसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स वॉशिंगटन भेजी और भारत को न्यूक्लियर टेस्ट ना करने की वार्निंग दे दी। अब इसी वजह से नरसिम्हा राव सरकार, जो जब टेस्ट की तैयारी कर रही थी, वो रुक गई। मगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डिसाइड किया कि अब इस बात को और नहीं रोका जा सकता। लेकिन एक बड़ा चैलेंज था कि सीआईए की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाए। अब भारत ने इस मिशन को सीक्रेसी के इतने जबरदस्त लेवल पे प्लान किया कि सीआईए, जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है, वो भी फेल हो गई। पोखरान टेस्ट साइट पे पूरे 6 महीने तक काम सिर्फ रात को किया गया ताकि कोई भी सैटेलाइट इमेज में अनयूजुअल एक्टिविटी ना दिखे। भारत के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम और अनिल काकोडकर को आर्मी ऑफिसर्स के कपड़े पहनाकर पोखरान भेजा गया ताकि किसी को भी शक ना हो। उन्हें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी आर्मी नेम से मेंटेन किए गए ताकि अगर सीआईए या किसी देश की स्पाइज इन्वेस्टिगेशन भी करती हैं तो कोई पता ना कर सके कि आखिरकार ये लोग हैं कौन। इसके अलावा भारत ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया। मिसाइल और आर्मी एक्सरसाइजेस के नाम पर सबका ध्यान डाइवर्ट कर दिया। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल टेस्ट और राजस्थान के मिलिट्री ड्रिल्स के अनाउंसमेंट इस तरह से किए गए कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट का शक भी ना करे। सीआईए की KH-11 स्पाई सैटेलाइट, जो हर 4-5 घंटे में पोखरान के ऊपर से गुजर रही थी, उनके एग्जैक्ट टाइमिंग्स पता किए गए। जब भी सैटेलाइट ऊपर होती थी तो साइंटिस्ट का काम पूरी तरह से बंद कर दिया जाता था और जैसे ही सैटेलाइट गुजर जाती थी तुरंत वहां पे काम शुरू हो जाता था। एक ऐसा स्टेल्थ ऑपरेशन जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर आया वो दिन 11 मई 1998 दोपहर के टाइम, जब सीआईए और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज लीस्ट अलर्ट पे थी, भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। 3 पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक साथ एक्सप्लोड किए गए जो सरफेस से 200-300 मीटर नीचे थे, ताकि रेडियो एक्टिविटी और सीस्मिक इंपैक्ट यानी कि अर्थक्वेक को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट सीस्मोग्राफ के ऊपर इनका ट्रेस बिल्कुल मिनिमल रहे। और जब तक अमेरिका या पाकिस्तान को कुछ समझ आता, तब तक भारत ऑफिशियली एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका था। 13 मई 1998 को भारत ने 2 और टेस्ट किए और इसके बाद पोखरान 2 ऑफिशियली कंप्लीट हो गया। जब अमेरिका को भारत के टेस्ट का पता चला तो व्हाइट हाउस और सीआईए हेडक्वार्टर्स में एक भूकंप आ गया। सीआईए के देन डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर था। अब अमेरिका का ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि भारत उनकी सैटेलाइट से छुप नहीं सकता, लेकिन उन्होंने ये अंडर एस्टिमेट किया था। भारत की स्ट्रैटेजी और इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना स्मार्ट हो सकता है, ये वो अनुमान कभी लगा ही नहीं पाए। इसके तुरंत बाद बिल क्लिंटन की यूएस गवर्नमेंट ने भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की धमकी दे दी, लेकिन वाजपेयी सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। भारत ने डिक्लेयर कर दिया कि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं और हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन के रूप में काम करेंगे। पोखरान 2 के बाद दुनिया को भारत की ताकत समझ आने लगी। पहले जो देश भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने से मना किया करते थे, अब वो नए डिप्लोमेटिक डील्स करने लगे। पोखरान 2 के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए, जो क्लियरली भारत के रिएक्शन में थे। अमेरिका, जापान, यूरोप ने भारत पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की घोषणा कर दी, लेकिन रशिया और फ्रांस ने हमारी मदद करी। अब अगर हम 2000s की बात करें तो भारत न्यूक्लियर पावर तो बन चुका था, लेकिन अब जरूरत थी अपनी सुरक्षा और भी मजबूत करने की। 2005 में जब यूएस ने देखा कि हमारी सैंक्शंस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो उसने हमारे साथ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन किया, जिसमें भारत को न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रिएक्टर्स और फ्यूल लेने की परमिशन दी गई। 2008 का साल भारत के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था।
अमेरिका जो कभी भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा विरोधी था, आज खुद एक न्यूक्लियर डील ऑफर कर रहा था। अब लोग हैरान थे कि भाई ये दोस्ती का हाथ है या एक चाल है। दरअसल अगर आप इसका बैकग्राउंड देखो तो 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद अमेरिका अकेला दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर था। लेकिन 2000s में चाइना तेजी से बढ़ने लगा और अमेरिका को एक बड़े पार्टनर की जरूरत थी जो एशिया में चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके। और यहां भारत आता है तस्वीर में, एक ऐसा देश जो न्यूक्लियर पावर भी बन चुका था, इकोनॉमी भी ग्रो कर रही थी और जिसमें अमेरिका को एक स्ट्रैटेजिक अलाई दिख रहा था। लेकिन एक दिक्कत थी कि भारत तो एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा ही नहीं है और एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ने इसी वजह से हमें आज तक न्यूक्लियर ट्रेड से बाहर रखा था। अब इसका मतलब था कि भारत यूरेनियम और न्यूक्लियर फ्यूल ऑफिशियली कहीं से भी नहीं खरीद सकता। तो जब अमेरिका ने न्यूक्लियर डील, जिसका ऑफिशियल नाम अग्रीमेंट 123 था, उसके नाम से यह प्रपोजल दिया तो भारत के सामने एक नया सवाल आया कि यह सच में एक फेयर डील है या ये हमें डिप्लोमेटिकली ट्रैप करना चाहता है। लेकिन इसका एक बड़ा इंपैक्ट ये पड़ा कि अमेरिका, जापान, जर्मनी और अनेक यूरोपियन देशों ने भारत पर फिर से सैंक्शंस लगाने की घोषणा कर दी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। रशिया और फ्रांस ने भारत का साथ दिया और धीरे धीरे बाकी दुनिया भी समझने लगी कि भारत को प्रेजेंटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। 2005 में जब यूएसए ने देखा कि हमारी सैंक्शंस का कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो उसने हमारे साथ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन किया, जिसमें भारत को न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रिएक्टर्स और फ्यूल देने की परमिशन दी जानी थी। 2008 का साल भारत के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अमेरिका जो कभी भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का सबसे बड़ा विरोधी था, आज खुद एक न्यूक्लियर डील ऑफर कर रहा था। लेकिन एक दिक्कत थी, भारत नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा नहीं था और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी ने इसी वजह से हमें न्यूक्लियर ट्रेड से आज तक बाहर रखा था। इसका मतलब था कि भारत यूरेनियम और न्यूक्लियर फ्यूल ऑफिशियली कहीं से भी नहीं खरीद सकता, मगर भारत न्यूक्लियर एनर्जी के बिना अपनी बढ़ती इकोनॉमी को सस्टेन भी नहीं कर सकता था। तो जब अमेरिका ने अग्रीमेंट 123 जो नाम था इस ऑफिशियल डील का, उसका प्रपोजल दिया तो भारत के सामने एक नया सवाल था कि क्या यह सच में एक फेयर डील है या एक डिप्लोमेटिक ट्रैप। दरअसल हमारे लिए यह ज्यादातर फायदेमंद डील ही थी, लेकिन यूएसए के इसके पीछे भी कुछ हिडन इंटरेस्ट थे। पहला हिडन रीजन यह था कि अमेरिका को एक ऐसे अलाई की जरूरत थी जो चाइना के राइज को रोक सके, क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन डिक्लाइन हुआ और 2000s में अमेरिका को जो वो खतरा चला गया था, वो खतरा नए अवतार में चाइना के राइज से फेस करना पड़ा। जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी अमेरिका के लाइज थे, पर साउथ एशिया में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की जरूरत थी और भारत इस रोल के लिए एक परफेक्ट कंट्री थी। एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, एक डेमोक्रेसी जो रशिया से थोड़ा दूर हो रही थी, और ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से अमेरिका ने भारत को न्यूक्लियर डील ऑफर किया। दूसरा हिडन मोटिव यह था कि अमेरिका की न्यूक्लियर इंडस्ट्री क्राइसिस में थी। वेस्टिंग हाउस और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे न्यूक्लियर जायंट्स को नए बायर चाहिए थे और भारत एक परफेक्ट कस्टमर था। भारत को एनर्जी चाहिए थी और अमेरिका को न्यूक्लियर फ्यूल बेचना था, तो दोनों का फायदा हुआ। लेकिन इन सब के बीच में तीसरा जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला रीजन था, वो ये था कि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि भारत एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सुपर पावर बने। इस डील के टर्म्स ऐसे थे कि अगर भारत फ्यूचर में कोई नया न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करेगा तो अमेरिका न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई बंद कर देगा। मतलब भारत को एनर्जी तो मिलेगी, पर हमारी मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इनडायरेक्टली रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। अब भारत का एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक आया। उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उनकी ब्यूरोक्रेटिक टीम ने कुछ इस तरह से नेगोशिएशन करे कि उन्होंने ये बात इंश्योर की कि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज ना हो और साथ के साथ यूएसए हमसे ये डील करे। अब डील का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अमेरिका ने पहली बार ऑफिशियली भारत को एक न्यूक्लियर पावर स्टेट की तरह एक्सेप्ट किया था, जो 1998 के पोखरान 2 के बाद इम्पॉसिबल लग रहा था। इस डील की वजह से एनएसजी ने भारत को एक हिस्टोरिक वेवर दिया, जिससे हम बिना एनपीटी ज्वाइन किए न्यूक्लियर ट्रेड कर सकें। भारत ने एनर्जी सिक्योरिटी का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढ लिया। अब हम लीगली यूरेनियम और न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी खरीद सकते थे। इसके बाद अगर हम कहानी में आगे बढ़े तो 4 साल बाद 2012 में आईएनएस अरिहंत लॉन्च हुआ, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो न्यूक्लियर मिसाइल्स लेके जा सकता था। अब भारत सिर्फ जमीन या हवा से नहीं, बल्कि समंदर से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता था, और यही होती है असली डिटरेंस पावर। अब इसके बाद अगर हम 8 साल आगे 2020s की बात करें तो आज भारत दुनिया के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर कंट्रीज में काउंट होता है। हम डिफेंस में अग्नि 5 जैसी मिसाइल्स जो 5000 प्लस किलोमीटर तक मार कर चुकी हैं, हम सक्सेसफुली बना चुके हैं। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में हम आज भी वो 3rd स्टेज रिएक्टर बनाने में सफल नहीं हुए, जिसकी कल्पना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1950s में ही कर ली थी। तो आइए समझते हैं अपने भारत की
21st सेंचुरी न्यूक्लियर पॉलिसी, उसकी डेवलपमेंट एंड भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को। देखिए, एक कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम को एज अ फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। अब यूरेनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसके अंदर फिजाइल प्रॉपर्टी होती है। फिजाइल प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़कर एनर्जी जनरेट करना बहुत आसान है। इसलिए रिएक्टर यूरेनियम के न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करते हैं, जिससे बहुत आसानी से यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ा जा सकता है और उसके टूटने के साथ ही बहुत ज्यादा मात्रा में हीट के रूप में एनर्जी निकलती है। यह हीट को रिएक्टर के अंदर से कूलेंट एब्जॉर्ब करता है, जिससे सुपर हीटेड स्टीम बनती है और वही स्टीम आगे लगी टरबाइंस को घुमाती है, जिनके जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन इस प्रोसेस में एक लेवल के बाद एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो एक यूरेनियम का न्यूक्लियस था उसको जब बम्बार्डमेंट से तोड़ा गया, लेकिन वो है तो रिएक्टर के अंदर ही। अब न्यूट्रॉन्स दोनों हिस्सों को हिट करेंगे, जिससे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड दिस रिएक्शन विल गो अनकंट्रोल्ड। कुछ ऐसा ही अनकंट्रोल्ड रिएक्शन बॉम्ब्स में यूज होता है, लेकिन सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर में इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए कार्बन, ग्रेफाइट या कैडमियम का इस्तेमाल होता है, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को हमारे हिसाब से कंट्रोल में ले आता है। लेकिन ये तो हो गया नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी जनरेट करने का प्रोसेस। अब इंडिया में इसके उल्ट थोरियम से बिजली बनाने की बात की जा रही है। अब देखिए, थोरियम भी बेसिकली एक तरह का रेडियो एक्टिव मेटल ही होता है और ये नेचर में यूरेनियम से बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। लेकिन ये ज्यादातर हमें सैंड में, मिट्टी में, पत्थरों में और पानी में मिलता है। लेकिन ये यूरेनियम से अलग इसलिए होता है क्योंकि इसके पास फिजाइल प्रॉपर्टी नहीं होती। अब आप सोचेंगे कि भाई इसके पास फिजाइल प्रॉपर्टी नहीं है, फिर इसको कैसे यूज करेंगे? तो इसी वजह से इससे डायरेक्टली न्यूक्लियर फ्यूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि थोरियम का जो न्यूक्लियस है उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं होता। तो अब आप कहेंगे कि इससे अच्छा तो यूरेनियम ही था, भाई उसी को यूज कर लो। लेकिन आइए अब आपको थोरियम का जादू दिखाते हैं। ये बात तो क्लियर है कि नॉर्मल कंडीशन में थोरियम का जो न्यूक्लियस है वो तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आपको बता दें कि अगर इसमें हम थोड़ा सा यूरेनियम यानी फिजाइल रेडियो एक्टिव वाला मटेरियल ऐड कर देंगे तो ये इन्फिनाइट फ्यूल की तरह काम करता है। यानी एक बार जरा सा यूरेनियम और थोरियम एक साथ मिलाकर डाला जाए तो ये फ्यूल कभी खत्म ही नहीं होगा और रिएक्टर में कभी एनर्जी बनना बंद नहीं होगा। लेकिन कैसे? तो इसे समझिए, एक नॉर्मल यूरेनियम में 92 प्रोटॉन और 141 न्यूट्रॉन होते हैं और ये दोनों मिलकर यूरेनियम 233 बनाते हैं, जिसको आप यूरेनियम फ्यूल को U-233 के नाम से सुनते हो और कॉमनली जिसको रिएक्टर में डाला भी जाता है। जबकि नेचुरल थोरियम में 90 प्रोटॉन और 142 न्यूट्रॉन होते हैं, जो थोरियम 232 बनाते हैं, जिसे हम पहले वाले रिएक्टर्स जो लेवल 1, लेवल 2 होगा, इसको हम आगे डिटेल में भी चर्चा करेंगे, उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसके वेस्ट से इसको रिएक्ट करवा के एनर्जी जनरेट करवा सकते हैं। क्योंकि पहले ही जैसे मैंने आपको बताया कि जब यूरेनियम का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसको तोड़ा जाता है, तो उससे एनर्जी के साथ साथ यूरेनियम के न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग होते हैं जो वो बन रहे थे, जो न्यूक्लियर वेस्ट बनते हैं। लेकिन यही न्यूट्रॉन वेस्ट ना बनकर अगर थोरियम से टकराएं तो थोरियम का एटम उस न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे उसका एटॉमिक मास 232 से 233 हो जाएगा, यानी थोरियम 233, जो कि एक स्टेबल एटम नहीं है। यहीं से शुरू होता है 233 का मैजिक। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को थोरियम ने एब्सॉर्ब किया है, वो 30 मिनट में न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में बदल जाता है और जैसे ही ये प्रोटॉन में बदलता है, थोरियम से एक इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से अलग होता है, जिससे बीटा डिके कहा जाता है। अब इस बीटा डिके की वजह से ही थोरियम में 91 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन प्रोटॉन के 91 होते ही थोरियम थोरियम नहीं रहता, बल्कि वो प्रोटेक्टेनियम बन जाता है, जो थोरियम से केमिकली अलग है, जिसे थोरियम मिक्सचर से अलग कर लिया जाता है। और यही एलिमेंट है जो कुछ महीनों में फिजाइल यूरेनियम में बदल जाता है, जिसके न्यूक्लियस को फिर से ब्रेक करके हम जितनी एनर्जी चाहे उतनी एनर्जी ले सकते हैं। और इसी तरह से थोरियम से यूरेनियम बनाकर लगातार एनर्जी जनरेट करी जाती है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि थोरियम महज न्यूक्लियर वेस्ट से ही ट्रिगर होकर इन्फिनाइट एनर्जी जनरेट। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास दुनिया का ऑलमोस्ट 25% थोरियम रिजर्व मौजूद है, जो करीब 3,60,000 टन के बराबर है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में यह थोरियम केरला और तमिलनाडु की बीचेस में सबसे ज्यादा मौजूद है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इंडिया अगर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में थोरियम को इनकॉर्पोरेट कर लेगा तो उससे आने वाले समय में यूरेनियम पर हमारी डिपेंडेंस बिल्कुल नामात्र हो जाएगी और हमें दूसरे मुल्कों की जो हमारी डिपेंडेंस है फ्यूल के लिए वो भी कम हो सकती है। अब इंडिया ने अपने सेकंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा कर लिया है। लास्ट ईयर 2024 की मई महीने में हमने इसको अचीव कर लिया था।
लेकिन प्रेजेंटली हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस रिएक्टर में हम थोरियम का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आइए अब जानते हैं इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, जो पूरी दुनिया से अलग न्यूक्लियर रिएक्टर में सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी जनरेट करके भारत को देगा। तो 3 स्टेजेस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। दोस्तों, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1956 में, जो आपको याद होगा हमने पहले अप्सरा के रूप में डिस्कस करा। और आज हम 3 स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें से लास्ट ईयर हमने जब सेकंड स्टेज पूरी करी तो अब हम थर्ड स्टेज की तरफ फाइनली बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, पहली स्टेज जिसे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर बोला जाता है, इसमें देखो नेचुरल यूरेनियम का ही इस्तेमाल होता है। अब 2 यूरेनियम होते हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। मेजरली हम यूरेनियम 238 को एज अ फ्यूल यूज करते हैं और 0.75% ही यूरेनियम 235 इस्तेमाल किया जाता है। अब जो ये पहली स्टेज है, इसे एक बेसिक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह ही आप समझिए, जिसमें नेचुरल यूरेनियम को फिजन रिएक्शन की मदद से तोड़कर हम एनर्जी जनरेट करते हैं। लेकिन इस स्टेज में प्लूटोनियम एज अ बाई प्रोडक्ट भी मिलता है। अब इसमें एक और बात समझिए, जो हमने चेन रिएक्शन की बात करी थी, तो इसमें होने वाले चेन रिएक्शन को रोकने के लिए भाई, ताकि वो अनकंट्रोल्ड ना चला जाए, हम एक मॉडरेटर का यूज करते हैं और वो मॉडरेटर यहां पे है D2O यानी कि हेवी वाटर। अब इसके साथ साथ जो ये प्लूटोनियम है जो हमारे पास निकल के आ रहा था, वो सेकंड स्टेज के रिएक्टर में बेसिक फ्यूल की तरह भी सप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट का जो बाई प्रोडक्ट था वो सेकंड में यूज कर लिया। अब जो तीनों स्टेजेस हैं, इसमें आप एक एनालॉजी भी समझिएगा। आप सब में कभी ना कभी गन्ने का जूस निकलता हुआ देखा होगा। तो गन्ने के जूस में होता क्या, जब आप पहली बार गन्ना उसमें इंसर्ट करते हो मशीन में, तो जूस ज्यादा निकलता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर लगा हुआ वो लीवर देखो, आप उसको टाइट करो, तो आप उसी गन्ने को सेकंड टाइम इंसर्ट करोगे और सेकंड टाइम जूस तो कम आएगा, लेकिन आपने उसी फ्यूल की जो पहले वाले में बचा हुआ था उसकी एफिशिएंसी बढ़ा ली। अब यही काम सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स भारत को करके देंगे। तो पहले से जो प्लूटोनियम निकला, उसी को हम अभी सेकंड स्टेज में यूज करेंगे, और सेकंड स्टेज में जो हमारे पास यूरेनियम एज अ बाई प्रोडक्ट आएगा, उसको हम थर्ड स्टेज फ्यूल जो कि हमारा थोरियम है उसके साथ रिएक्ट करवा के थर्ड स्टेज में डालेंगे। तो सेकंड स्टेज यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसमें स्टेज 1 से बाई प्रोडक्ट के रूप में मिला हुआ प्लूटोनियम 239 फ्यूल की तरह यूज होता है, और साथ ही नेचुरल यूरेनियम यानी कि यूरेनियम 238 इसके साथ मिलकर एक प्रॉपर फ्यूल बना देता है। अब यह फ्यूल फिजन रिएक्शन के बाद वापस से प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस फ्यूल में प्लूटोनियम 239 जहां एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वहीं यूरेनियम 238 एनर्जी के साथ साथ प्लूटोनियम 239 और प्रोड्यूस करके दे देता है। अब इस तरह से ये स्टेज जितना ज्यादा प्लूटोनियम 239 कंज्यूम करता है एज अ फ्यूल, उससे ज्यादा तो हमें ये प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस करके देता है। इसीलिए इसे ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं, जिसकी बेसिक डेफिनेशन यही है कि भाई एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो जितना फिजाइल मटेरियल कंज्यूम करेगा उससे ज्यादा प्रोड्यूस करके देगा। अब न्यूक्लियर सप्लाई को बढ़ाने का काम यही वाला रिएक्टर करता है, और इस तरह से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की मदद से ज्यादा प्लूटोनियम 239 हम पा सकते हैं। लेकिन ये सेकंड स्टेज यही खत्म नहीं होती। इसके बाद सेकंड स्टेज में प्लूटोनियम 239 को थोरियम के साथ मिलाकर फिजन रिएक्शन किया जाता है, जिसमें प्लूटोनियम 239 से निकलने वाला जो न्यूट्रॉन है वो थोरियम को अनस्टेबल करेगा, जिससे यूरेनियम 233 प्रोड्यूस होगा, और इसी के साथ हमारा सेकंड स्टेज कंप्लीट होगा और हम शुरुआत करेंगे अपने थर्ड स्टेज रिएक्टर की। अब थर्ड स्टेज, जिसे एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहते हैं, इसका मेन पर्पस है कि हमारे लिए एक सस्टेनेबल और क्लीन फ्यूल साइकिल को जनरेट करना। इस स्टेज में सेकंड स्टेज से मिला हुआ यूरेनियम 233 एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, और यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूल को रिसाइकिल करने में थोरियम का सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है। दरअसल यूरेनियम 233 फिजन रिएक्शन के बाद एनर्जी के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस करता है, जिसे थोरियम एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि थोरियम एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करके एक अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है, जिसको हमने पहले इनिशियली भी समझा था। अब दोस्तों, इन तीनों स्टेजेस के बारे में जानने के बाद आई होप आप समझ गए होंगे कि भारत का न्यूक्लियर डेवलपमेंट अभी किस स्टेज पे जा पहुंचा है। प्रेजेंटली अगर भारत थर्ड स्टेज रिएक्टर को अचीव कर लेता है, हम बना लेते हैं उसको, तो भारत अपने लिए एक सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी हमेशा के लिए पालेगा। और आज 2025 में इसकी नेसेसिटी और भी ज्यादा है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे भारत डेवलप हुआ, शहर बड़े होते गए, फैक्ट्रीज बनी और सब लोग मशीन्स और गैजेट्स का यूज करने लगे, वैसे वैसे बिजली की भूख भी बढ़ने लगी। आज भारत एक बड़ा देश है। टेक के जमाने में हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। घर की लाइट्स, टीवी, मोबाइल चार्जिंग, ट्रेन, फैक्ट्री, सबको बिजली चाहिए, जिस वजह से इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत की बिजली की जरूरत 6% बढ़ रही है। अब सोचिए, अगर बिजली कम बढ़ गई तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा, एसी बंद हो जाएंगे, ट्रेन रुक जाएंगी। आप सोचोगे कि सर ऐसा थोड़ी होगा जी कि बिल्कुल ही एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाएगी। एक्सेप्टेड। लेकिन भारत में लोगों की एवरेज इनकम को देखते हुए बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी जल्दी ही अनअफोर्डेबल हो जाएगी। इसलिए हमें बहुत सारी सस्ती और साफ एनर्जी की जरूरत है।
अभी तक भारत की बिजली का 70% कोयले से आता है, लेकिन कोयला जलाने से काला धुआं निकलता है जो हवा को भी प्रदूषित करता है। लैंसेट 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये धुआं हर साल 1.67 मिलियन लोगों की जान ले लेता है। 2021 की हार्वर्ड स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम ये गंदा धुआं बंद कर दें तो 50,000 लोगों की जान एक साल में बच सकती है। अब कोयला एक और प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत दुनिया का 3rd सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालने वाला देश है। ये गैस गर्मी बढ़ाती है, ग्लेशियर पिघलाती है और मौसम बिगाड़ देती है। अगर हम कोयला हटाकर न्यूक्लियर पावर ले आएं तो नीति आयोग का कहना है कि 2040 तक 1.8 बिलियन टन CO2 एमिशंस कम हो सकता है। मतलब हवा साफ होगी, गर्मी कम होगी और हम स्वस्थ रहेंगे। एक और प्रॉब्लम यह है कि भारत अपनी बिजली बनाने के लिए ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है, यानी दूसरे देश से हमें इन चीजों को खरीदना पड़ता है, जो भारत के इंपोर्ट बिल को भी बढ़ाता है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का 2023 का डेटा देखें तो हर साल $120 बिलियन का ऑयल और गैस भारत बाहर से मंगवाता है। अब देखिए, इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हम जब भी बाहर के मुल्क से कुछ भी खरीदेंगे तो हमें उन्हें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, जो सीधा सीधा भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को डेफिसिट में ले जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम यह भी है कि अगर ये देश कल ऑयल देना बंद कर दें तो भारत एनर्जी क्राइसिस में आ सकता है। इसलिए हमें अपनी बिजली खुद बनानी चाहिए, जिसमें न्यूक्लियर सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। बहुत लोग कहते हैं कि सोलर और विंड से बिजली बना लो, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम यह है कि यह पावर सिर्फ तभी मिलती है जब धूप हो या हवा चले। रात को या बादल आने पर सोलर पैनल काम नहीं करेगा, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी दिन रात 24 घंटे काम करती है, यानी हर वक्त हमें बिजली मिलेगी। अब लोग सोचते हैं कि न्यूक्लियर महंगा होगा, पर मैं आपको बता दूं कि यह कोयले जितना ही या उससे भी सस्ता है। और अगर हेल्थ और पॉल्यूशन का कॉस्ट हम इसमें जोड़ दें तो ये और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा, और साथ ही ये एफिशिएंट भी है। सोचिए, आपको 1000 किलोवाट यानी कि 1 मेगावाट एनर्जी बनानी है। आइडिया के लिए एक एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड का मंथली कंजम्पशन ऑलमोस्ट 200 किलोवाट्स का है। अब सवाल यह है कि कितना फ्यूल लगेगा इसके लिए। अगर आप इसको बनाने के लिए कोयला यूज करते हैं तो 40 किलो कोयला जलाना पड़ेगा। मतलब अनुमान के लिए एक मोटा सा ठेला मान लीजिए कि आपको एक ठेला भर के कोयला लेके आना पड़ेगा। साथ ही धुआं, पॉल्यूशन और कार्बन एमिशंस भी मिलेंगे। अब अगर आप नेचुरल गैस लें तो हमें 18 किलो नेचुरल गैस चाहिए होगा। आंकड़ा चाहे कम भी लग रहा हो, लेकिन फिर भी हमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा और ये महंगा भी है। उसके बाद अगर आप क्रूड ऑयल से देखो तो क्रूड ऑयल भी लगभग 24 किलो लग जाएगा, जो ज्यादा स्पेस लेगा और एनवायरमेंटल डैमेज भी करेगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम 235 यूज करें तो सिर्फ 0.1 ग्राम यूरेनियम से हम वही 1000 किलोवाट एनर्जी बना सकते हैं। मतलब एक चावल के दाने जितना यूरेनियम वही काम करेगा जो पूरा ठेला कोयले का करता है। अब इसी के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी का एक और भी फायदा है कि न्यूक्लियर एनर्जी पानी का भी बहुत कम इस्तेमाल करती है। आज के टाइम के ऊपर पानी की वैसे ही बहुत ज्यादा किल्लत है। अगर आप कोयले के प्लांट्स को देखो तो 3 से 5 क्यूबिक मीटर पानी हर 1 मेगावाट पावर के लिए कंज्यूम करते हैं, जबकि न्यूक्लियर उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए 2 से 3 क्यूबिक मीटर पानी लेता है। मतलब पानी भी बचेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी। तो कुल मिला के न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने से भारत अपने आप में हर पहलू में सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। देखिए, भारत अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बन रहा है। इंडिया के प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स और थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स दुनिया में नए तरीके से एनर्जी बनाने का तरीका बदल सकते हैं। भारत ITER फ्यूजन एनर्जी प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है, जो इसमें फ्यूचर के पावर प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी भारत के घरों तक बिजली लेके जा सकती है। वर्ल्ड बैंक की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 20 मिलियन घरों में बिजली नहीं थी, लेकिन लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने 100% विलिंग अनइलेक्ट्रिफाइड हाउसहोल्ड्स में इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट अचीव कर लिया है। लेकिन आने वाले सालों में इसे अफोर्डेबल बनाए रखना उससे भी जरूरी होगा, जिससे कि सरकार को फ्रीबी कल्चर, डिस्कॉम्स का लोन माफ एक्सेट्रा में टैक्स पेयर्स का पैसा ना लगाना पड़े। अब इसका सबसे आसान सोल्यूशन है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMRs। SMRs जैसे नए न्यूक्लियर प्लांट्स छोटी जगहों में भी बिजली दे सकते हैं, जिनके लिए हमें बड़े पावर लाइंस भी नहीं लगाने पड़ेंगे, यानी कि एक बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक अपना SMR। इसके साथ ही इंडिया इतना सेल्फ रिलायंट हो जाएगा कि उसे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की मेंबरशिप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि इंडिया सालों से NSG की मेंबरशिप के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ताकि उसे नई एज की न्यूक्लियर तकनीक और न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई होती रहे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। पर अब भारत को इस मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। ब्रीडर रिएक्टर के बाद इंडिया को यूरेनियम की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। इसके साथ ही इंडिया 2070 तक अपना नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को भी अचीव कर लेगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने साल 2015 के पेरिस समिट में साइन किया था, जो आज तक बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर सिर्फ अमेरिका की बात ही करें तो अमेरिका हर साल 2 मीट्रिक टन न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसे डंप करने में भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेस्ट एग्रीकल्चर, वाटर से लेकर डायरेक्ट ह्यूमन हेल्थ तक के लिए थ्रेट बसा। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडिया अपने लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है और साथ ही अमेरिका भी अपने यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट के सेक्शन 810 को रिलैक्स करता है, जो कहता है कि अगर कोई अमेरिकन कंपनी किसी दूसरे देश के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या रिएक्टर डिजाइन शेयर करेगी तो उसके लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब अगर इंडिया और यूएस 123 एग्रीमेंट, वही 2008 वाला, उनके बीच में साइन भी हो गया तो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ईजी हो पाना मुश्किल होगा। तो ऐसे में जो हमारे निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो बजट स्पीच में 2 एक्ट्स को रिलैक्स करने की बात करी है वो होना चाहिए, और साथ ही रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर यूएसए को भी अपना जो ये सेक्शन 810 है इसे अमेंड करके अपनी प्राइवेट कंपनीज के थ्रू भारत के जो एसएमआरस की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना चाहिए। अब ये था एनालिसिस भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। हम आज कहां स्टैंड करते हैं, कितने लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन था। अब आपके इसके बारे में क्या विचार हैं कि क्या भारत को साल 2010 और 1962 का जो एटॉमिक एनर्जी वाला एक्ट है, जिसकी 2015 में भी अमेंडमेंट हुई, उन दोनों को थोड़ा और ईज आउट करना चाहिए, या आज भी हमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज अपनानी चाहिए, अपने सिक्योरिटी या अपने लोगों की जान को ज्यादा फोकस करना चाहिए, या इन दोनों के बीच में से एक मिडिल पाथ निकालकर एसएमआरस का मॉड्यूल जो है वो भारत में लाना चाहिए? क्या विचार हैं आपके? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच। और अगर आप अगली वीडियोस का अपडेट चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल GS_Gill07 के साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।